हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 5 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और दोस्तों, यह वीडियो आपको डेली 8 बजे शाम को प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप लोग कोई भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाता जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी खेती के लिए पौधों का प्रतिरोपण यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, देखिए इनमें से जो है किसका जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो देखिए ये है प्याज यानी कि अनियन की खेती के लिए हम जो है पौधों का ट्रांसप्लांट यानी कि प्रतिरोपण करते हैं। देखिए ट्रांसप्लांट या प्रतिरोपण क्या होता है, इनकी किसी भी खेती के लिए किसी भी जो पौधों को एक स्थान से निकाल कर दूसरे स्थान पर जो लगाने की प्रक्रिया होती है उसको हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब इस फिगर में देख रहे होंगे इस तरह की जो है छोटे पौधों को जो है निकाल कर दूसरी जगह लगाया जाता है प्याज की खेती के लिए। कई बार इसमें छोटे छोटे जो प्याज होते हैं उसको भी लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विकास यानी कि बायो डेवलपमेंट को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो देखिए सर्वप्रथम जो है जैव विकास को समझाया था लैमार्क ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लैमार्क एक जर्मनी के जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और देखिए इन्होंने ही सबसे पहले केशुरुकी और अकेशुरुकी जीवों में डिफरेंस बताया था और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है इनवर्टिब्रेट शब्द का प्रयोग किया था। देखिए केशुरुकी या अकेशुरुकी, देखिए केशुरुकी वे प्राणी होते हैं जिनमें जो है बैकबोन होते हैं कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो केशरुकी कहते हैं या वर्टिब्रेट कहलाते हैं। ठीक है, और अकेशरुकी जिनको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं, इनके जिनमें जो है बैकबोन नहीं होता है। ठीक है, और देखिए लैमार्क ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीव और पौधे के अध्ययन के लिए सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1802 में। और देखिए कि लैमार्क ने अपना सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलिक में किया था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद रखेंगे लैमार्क के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा चीज इसमें है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करती है। तो देखिए यहाँ पे है मोल्बिडेनम जो है अमोनिया के हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। ठीक है, अब इस फिगर में देख रहे होंगे ये है, यहाँ पे देखिए कि ये इस विधि में यहाँ पे मॉल्बिडेनियम का प्रयोग किया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिए क्यूप्रिक क्लोराइड ये क्लोरीन गैस बनाने की डीकेन विधि में इसका जो है प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो क्रिया है उसकी में जो परिवर्तन करता है उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। जब किसी क्रिया रासायनिक क्रिया के जो वेग को बढ़ा देता है तो उसको हम कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। और अगर उसकी वेग को कम कर देता तो उत्प्रेरक रोधी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को ग्रसित करते हैं। तो देखिए कल भी मैंने बताया था कुछ चीज़ें और आज भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि निमोनिया से कल हमने बात की थी टिटनेस से। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं निमोनिया रोग। तो निमोनिया रोग से जो है फेफड़ों को जो है प्रभावित करते हैं और तंत्रिका तंत्र से जो है टिटनेस जो है प्रभावित होता है। आंत और यकृत के बारे में देखते हैं। तो देखिए आंत से जो है टाइफाइड के रोग से आंत में को प्रभावित होती है आंत, और जो पोलियो के संक्रमण से यकृत जो है प्रभावित होती है। देखिए जो हमने बात किया निमोनिया, तो देखिए निमोनिया रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। इसमें खांसी, सीने में दर्द, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ये सारी चीज़ जो है निमोनिया के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला रंग होता है। तो देखिए दूध में जो रंग होता है वो हल्का पीलापन ये कैरोटीन के कारण होता है। और देखिए एक और चीज़ है, गाजर में जो लाल रंग होता है वो भी कैरोटीन के कारण ही उसका रंग जो है लाल होता है गाजर का। देखिए दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो कैसीन के कारण होता है। कैसीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है दूध में जिसके कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, और गाजर का जो लाल रंग वो भी कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निरीसंसस यानी कि ब्रूटल प्राणी कौन सा है निम्न में से। तो देखिए इनमें से भी ब्रूटल प्राणी यानी कि वो कछुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ब्रूटल इसको एक तरह से
ऐसे ब्रूटल है नहीं, लेकिन इसको माना जाता है एज ए, हम बायोलॉजी में अगर पढ़ते हैं तो ये निरिसेंसस कहते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो कछुआ को हम कई बार देखते हैं टर्टल और टॉर्टॉइस, दो चीज़ में हम कई बार डिफरेंस नहीं पता कर पाते। तो देखिए अब मैं बताता हूँ, जो टॉर्टॉइस होता है वो लैंड पर पाया जाता है, यानी कि ज़मीन में जो अधिकतर पाए जाने वाले जो कछुए होते हैं उसको इंग्लिश में टॉर्टॉइस कहते हैं, और जो पानी में हमेशा पाए जाते हैं वो है टर्टल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए पावो क्रिस्टेसस ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाता है। आप एक एक करके काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके नाम जरूर याद रखेंगे। मेढक का नाम है राना टिग्रिना, पैंथेरा टाइग्रिस, और कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे मनुष्य का होमो सैपियंस हो गया, कुत्ते का हो गया कैनिस फैमिलियर्स हो गया, बिल्ली का हो गया फेलिस डोमेस्टिका, मक्खी का हो गया मास्का डोमेस्टिका, और गाय का हो गया बॉस इंडिकस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है। तो देखिए कल मैंने बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है, इसका राइट आंसर ये है 277 केल्विन होता है, और इस पे जो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर के साथ साथ, जो ताप बढ़ने के साथ साथ उसका घनत्व बढ़ता है, लेकिन उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की मात्रा कम है, परंतु उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है। तो देखिए अगर रात में तेज हवा बहेगी तो उस रात को हम देखते हैं ओस कम दिखाई देती है। तो देखिए इसका कारण है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, यानी कि वेपोराइजेशन की जो रेट है वो अधिक हो जाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रात में इस तरह की ओस नहीं बन पाती है। और देखिए तेज हवा के कारण जो वेपोराइजेशन तेज हो जाती है, फिर देखते हैं कि ओस की जो कण है वो वाष्पित हो जाती है, और इस तरह से हम देखते हैं कि सुबह उठ के ओस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन से प्राथमिक रंग टीवी स्क्रीन पर विभिन्न रंगों का उत्पादन करते हैं। तो देखिए कौन से ऐसे प्राइमरी कलर हैं वो जो हमारे टीवी पर विभिन्न रंग जो है उत्पादन करते हैं, वो है लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देखते हैं कि ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाल, हरा और नीला। देखिए जितने भी हमारे रंगीन जो कलर टेलीविज़न है उसमें कैथोड कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT का जो है प्रयोग किया जाता है, और देखिए इसमें अलग अलग जो है फास्फोर होता है, और जो अलग अलग जो है कलर जैसे लाल, हरे और नीले, इन रंगों का जो है इसमें जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और देखिए इनकी जो समूह है उसको हम कहते हैं ट्राइएड्स कहते हैं। तो रंगीन टीवी में देखते हैं कि कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें क्या यूज़ किया था, वो इसमें यूज़ किया जाता है कैथोड रे ट्यूब यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप यानी कि टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है, और डिग्री सेल्सियस में इसका समकक्ष ताप क्या है। देखिए कि कई बार हम देखते हैं कि ये हम जनरली हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एग्जैक्टली इसका टेम्परेचर होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। देखिए जब भी शरीर का ताप बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें बुखार आने लगती है, हम कहते हैं कि इनको बुखार आ गया। लेकिन देखिए बुखार कोई भी जो ज्वार है ये कोई भी रोग नहीं है, एक तरह से एक किसी रोग के लक्षण है। जब ये अभी मैंने बताया कि जैसे निमोनिया की स्थिति में हम क्या देखते हैं, खांसी होती है और फीवर आने लगता है, तो एक तरह से जब भी अलग अलग बीमारी होती है तो उसमें उसके लक्षण में से एक लक्षण है फीवर यानी कि ज्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के बीच में देखा जाता है। तो जो इंद्रधनुष है उसके बीचों बीच में कौन सा रंग यानी कि कलर दिखाई देता है, वो है हरा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए इसके जो क्रम जो इंद्रधनुष के जो कलर का सही क्रम क्या है, सबसे पहले लाल दिखाई देता है, फिर नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। इसको याद रखने के लिए हम देखते हैं कि जो विबग्योर नाम के विबग्योर से जो है एक जितने भी कलर है उसके पहला वर्ड हम अगर लेते हैं तो ये विबग्योर होता है, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और देखिए इंद्रधनुष के जो बीच वाला जो कलर है हम देखते हैं इसमें ये है हरा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती। तो देखिए इसका मेन कारण क्या है कि अगर इस तरह से झुकी है तो वो क्यों नहीं गिरती। तो देखिए इसका कारण है टावर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से खड़ी रेखा इसके आधार के भीतर आती है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है उसके
आधार के भीतर ही आती है, इनकी अगर इस तरह से जाएगा तो ये यहाँ पे कहीं पे गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र होगा जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरती है। लेकिन कहा जा सकता है कि जो है अगर इससे थोड़ा सा हल्की और ये झुक जाएगी तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है अलग स्थिति में होगी और उस स्थिति में ये गिर भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। गुरुत्व के का जो केंद्र है माध्यम से लंबवत रेखा उसके आधार पर आती है जिसके कारण वो अभी भी स्थिर खड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम और जो मतलब आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा को ना हम बना सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में हम जो है पास कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, और यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, यानी कि ये कहता है कि जो हमारी सर्विस है और किसी भी ऊर्जा का उसका कम उपयोग करना, कम खपत करना, ये हमारी एक टेंडेंसी होनी चाहिए सभी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री यानी कि इतने हाई टेम्परेचर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये है कुल विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो टेम्परेचर होती है उसको नापा जाता है इसके द्वारा। और देखिए इसमें विशेष रूप में जो चलती हुई वस्तु या किसी भी सतह के माप के लिए अनुकूलन है, यानी कि जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको इस विधि के द्वारा हम माप सकते हैं इसका टेम्परेचर, कुल विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका गुण है। तो देखिए रेडियो सक्रियता ये किसका गुण है, तो देखिए ये है नाभिक क्षय। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, रेडियो से अगर बात रही तो देखिए रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है, और रेडियो धर्मिता की जो यूनिट है इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने, इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था। ठीक है, तो देखिए स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, ये बताया था चार्ल्स के नियम ने बताया था। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नियम आप ध्यान रखेंगे, एवोगाड्रो का जो परिकल्पना है ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए ये है समान दाब और ताप पर गैसों के समान आयतनों के जो आयतनों में जो अणुओं की संख्या होती है ये समान होती है, यानी कि उसका दाब समान है, उसका ताप समान है और उसमें जो गैसों के जो समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान रहेगी हमेशा। ठीक है, ये एवोगाड्रो ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भस्मों का स्वाद कैसा होता है। देखिए कई बार कुछ चीज़ों के जो टेस्ट है वो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो यहाँ पे पूछा कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए इसका जो स्वाद होता है वो खारा होता है, हल्का नमकीन सा होता है। ठीक है, और देखिए इसका जो जलीय घोल का जो आयन है OH- होता है, और देखिए जल में घुलनशील भस्म को हम क्षार कहते हैं, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे कोल गैस किसके मिश्रण को कहते हैं, ये H2CH4 और CO के मिश्रण को हम देखते हैं कोल गैस कहलाते हैं। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो प्रोड्यूसर गैस के बारे में कई बार पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस किसके मिश्रण से बना होता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा इसमें हाइड्रोजन भी होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे प्रोड्यूसर के गैस के बारे में, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमें देखते हैं यहाँ पे, परिस्थिति तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले इकोसिस्टम ये शब्द किसने यूज़ किया था, तो ये थे टेंसले। ठीक है, टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम यानी कि परिस्थितिकी तंत्र के बारे में इन्होंने जो है शब्द प्रस्तुत किया था। देखिए यहाँ पे लीवन हुक के बारे में, लैनी और क्रिश्चियन बर्नार्ड की अगर हम बात करें तो देखिए कि ल्यूवेन होग जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी, और लैनी जिन्होंने स्टेथोस्कोप जो हम देखते हैं डॉक्टरों के गले में लगा होता है उसका आविष्कार किया था, और क्रिश्चियन वर्नियार्ड जिन्होंने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। तो देखिए अभी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात की थी, अब यहाँ पे बताया कि इसके दो घटक कौन से हैं। तो देखिए इसके मेन दो घटक हैं, जैविक और अजैविक, यानी कि इसमें जो जीवित चीज़ें और अजैविक चीज़ें भी आती है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, देखिए किसी भी स्थान पर दिए गए, जैसे हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो जीवित वस्तु हैं, जैसे पौधे हो गए, जीव जानवर हो गए, और इसके अलावा कुछ निर्जीव चीज़ें भी होती हैं, जैसे मौसम, पृथ्वी, मिट्टी, सूर्य, ये सारी चीज़ मिलकर किसी एक जगह पे हम देखते हैं एक परिस्थिति तंत्र बनाते हैं, और इसलिए इसका मेन घटक है जैविक और अजैविक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होते हैं? तो देखिए घाव भरने में सहायक होते हैं एपिथेलियमी ऊतक, यानी कि टिश्यूज, ये हमारे एक तरह से घाव भरने में सहायक होते हैं। देखिए एपिथेलियमिक ये एक तरह से सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है दूसरे में वसामय ऊतक, यानी कि जो टिश्यूज है वसा यानी कि फैटी जो ऊतक होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, देखिए यानी कि देखिए जब भी हम जल में कोई डिटर्जेंट मिलाएंगे तो उसका जो हम देखेंगे पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन क्या होगा, वो घट जाएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे इस तरह हम देखेंगे साबुन को जल में घोलने पर उसका भी पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहियों में बॉल वियरिंग का क्या कार्य होता है? तो जो हम देखते हैं कि पहियों में बॉल वियरिंग होती है, उसका क्या काम होता है? वो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देता है, यानी कि वो घर्षण को हम देखते हैं कि वो कम करता है, तो कि जिसके कारण हम देखते हैं कि वो स्पीड से गाड़ी के पहिया घूमते हैं। ठीक है, और उसकी जो स्थैतिक घर्षण है उसको गतिज घर्षण में बदल देती है। इस तरह की वेयरिंग इसमें यूज होता है पहियों में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जे जे थॉम्सन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए तो देखिए इन्होंने देखिए सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जे जे थॉम्सन। आप सभी को पता होगा। तो देखिए जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो प्रोटॉन की खोज की किसने की थी? ये रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, और न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार इस तरह के आविष्कार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पारा का मुख्य अयस्क क्या है? तो देखिए पारा का मुख्य अयस्क ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। Thank you for watching this video. Have a wonderful day ahead.